हेलो दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पॉलिटी पढ़ो पे। मैं श्यामन पांडे आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पे। जैसा कि आपको पता होगा कि हम अपने चैनल पे इस टाइम 2 तरीके के जो है चीज़ों को डील कर रहे हैं। एक तो इंडियन पॉलिटी जो कि हम एमसीक्यू के थ्रू डील कर रहे हैं तथा दूसरा जो लेक्चर सीरीज़ है। लेक्चर सीरीज़ में हम अभी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ को देख रहे हैं तथा हमने एक मैराथन वीडियो किया है पॉलिटी पे, लक्ष्मीकांत से रिलेटेड जो है या फिर आप उसको कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट पे भी मैराथन मान सकते हैं। जिसमें हमने आर्टिकल 1 से लगाकर आर्टिकल 395 तक जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनकी बात करी है तथा उसको ट्रिक से समझने की किस तरीके से उसको याद कर सकते हैं, पार्ट्स को कैसे याद कर सकते हैं, आर्टिकल और प्रोविजन को कैसे याद कर सकते हैं, उसके बारे में बात की है। स्टैट्यूटरी बॉडीज़ में हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में बात की है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में बात की है, सीबीआई जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में हमने बात कर ली है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में हमने बात करी है। आज हम इसी कड़ी में आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी जिसको हिंदी में हम प्रवर्तन निदेशालय भी कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तथा हमने एमसीक्यू सीरीज़ में अभी तक का जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो है 2 पार्ट किए हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं, प्रिएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हमने क्वेश्चन किए हैं, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं हमने, सोर्सेज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए हैं तथा जो है हमने यूनियन एंड सिटीजनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं तथा अब इस टाइम पे हम फंडामेंटल राइट्स डील कर रहे हैं, जिसमें हमने फंडामेंटल राइट के पार्ट 1 और पार्ट 2 से रिलेटेड क्वेश्चन देख लिए हैं, जो कि पहले पार्ट में हमने आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के क्वेश्चन देखे हैं तथा दूसरे पार्ट में हम आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो है 55 एमसीक्यूज़ किए हैं। पार्ट 3 अभी पेंडिंग है, पार्ट 3 जल्द ही आ जाएगा 2-3 दिनों में, तो आप उसको ज़रूर देखें तथा पॉलिटी थ्रू एमसीक्यू जो हमारा सीरीज़ है, उसको आप ज़रूर देखें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, आपको काफ़ी काम आएगा, तो आप जो है इसको ज़रूर वॉच करें। तो इस सीरीज़ में चलिए हम अपने लेक्चर कंटिन्यू करते हैं तथा आज हम देखेंगे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को और जिसमें हम ईडी की बात करेंगे, ईडी के हिस्ट्री की बात करेंगे तथा ईडी क्यों इम्पोर्टेंट है, उसका काम क्या है, किस तरीके से वर्क करती है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए प्रवर्तन निदेशालय के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ें या देखें तो उनकी साइट्स पे जाएँ, जैसे जो भी अगर आप एक अच्छे एस्पिरेंट हैं किसी भी एग्ज़ाम के, चाहे आप यूपीएससी लेवल पे हैं या स्टेट के पीसीएस लेवल्स के एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर किसी एसएससी या फिर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप उसको बहुत डिटेल में पढ़ें। तो आप उनकी साइट पे जाके बेसिक चीज़ें ज़रूर देखें। जैसे आप उनकी साइट पे जाएँगे तो आप ईडी के बारे में जान पाएँगे कि इसको हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय कहते हैं। सत्यमेव जयते इसका जो है मोटो हो जाएगा और जो है इसको फ़ॉर्म किया गया था 1 मई 1956 में, जिसको अभी 66 साल हो चुके हैं। एक गवर्नमेंट एजेंसी है। इसकी कुछ कोर वैल्यूज़ हैं, तो कोर वैल्यूज़ में जो है इंटीग्रिटी आता है, अकाउंटेबिलिटी आता है, कमिटमेंट आता है, एक्सीलेंस आता है, इम्पार्शियलिटी आता है। तो ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी हैं जो कि ईडी के हैं। ये आप मेंस के एग्ज़ाम्स में भी आप आराम से लिख सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं ईडी के बारे में। तो ईडी जो है एक मल्टीडिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइज़ेशन है जो कि फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो कि बहुत ही प्रीमियर फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। कोई भी फाइनेंशियल रिलेटेड जो क्राइम्स होते हैं वो कहीं न कहीं ईडी डील करती है। मैंडेट इसका क्या है, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड वायलेशंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लॉज़। तो फॉरेन एक्सचेंज लॉज़ की जो वायलेशंस होती हैं उससे रिलेटेड जो मैटर को डील करता है तथा जो ऑफेंसेस होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, जो पैसों का घुमाव-फिराव किया जाता है इधर-उधर, तो जो इसे मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं इंग्लिश में, तो उसके इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड जो भी है ऑफेंसेस जो होंगे मनी लॉन्ड्रिंग से, उसका मैंडेट ये रहेगा, तो उनसे डील करती है ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। फंक्शंस जो हैं किसके अंडर करती है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर फंक्शन करती है। आप बहुत ध्यान देंगे, कहीं न कहीं हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और हमको लगता है ये शायद मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंदर आती होगी, बट ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है, जो कि मनी रिलेटेड मैटर से और फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड मैटर से डील करती है। और ये जो है इस टाइम पे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में आती है। जो इसका इंटरनेशनल कोऑपरेशन है, तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन ईडी का एफएटीएफ से है, जिसको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कहते हैं। कैरिन से है, जिसको कैमडेन एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क कहते हैं। एरिन एपी से है, जिसको एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक कहते हैं। यूएनसीएसी कहते हैं, द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, जिसमें 8 चैप्टर हैं और 71 आर्टिकल्स हैं। 5 जो 5वां है वो एमएलएटी है, जिसको म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी कहते हैं। तो ये सारा जो है ईडी का जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन है इन बॉडीज़ से। तो अब हम बेसिक डिटेल जान लेते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है। हेड की जाती है ये डायरेक्टरेट, जो डायरेक्टर होंगे एनफोर्समेंट के उसके, तो इस टाइम पे जो हमारे जो डायरेक्टर हैं एनफोर्समेंट के, वो संजय कुमार मिश्रा जी हैं, जो कि एक इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर हैं। और जो हैं मिस सीमांचला दास जो हैं वो इस टाइम पे इंडियन रेवेन्यू सर्विस में वो भी हैं, वो प्रिंसिपल स्पेशल डायरेक्टर हैं। तो ये दोनों लोग हैं, आप इसको फैक्ट के रूप में याद कर लीजिएगा कि जो इस टाइम पे एनफोर्समेंट जो डायरेक्टर हैं वो हैं संजय कुमार मिश्रा जी। तो और इनकी 5 रीजनल ऑफिसेज़ होती हैं ईडी की, जो कि मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, चंडीगढ़ में है तथा जो मेन दिल्ली का है वो स्पेशल डायरेक्टर जो है एनफोर्समेंट का वो हेड करता है। इसके 10 जोनल ऑफिसेज़ हैं, जो कि डिप्टी डायरेक्टर द्वारा हेल्ड की जाती हैं।
और 11 सब जोनल ऑफिस हैं जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर द्वारा हेड की जाती हैं। अगर बात करें कि इसमें कौन-कौन से ऑफिसर्स होते हैं या फिर ईडी में जाने के लिए आपको किस तरीके से कौन-सी जॉब चाहिए जिससे आप ईडी में जा सकते हैं। तो ईडी में मैक्सिमम जो है इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के ऑफिसर्स होते हैं, इंडियन पुलिस सर्विसेज आईपीएस के ऑफिसर्स होते हैं तथा कुछ सीनियर ऑफिसर जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आईएएस के भी ऑफिसर जो है अ, ईडी में वर्क करते हैं। जैसे कि इनकम टैक्स ऑफिसर होते हैं, कस्टम ऑफिसर होते हैं और पुलिस जो होती है, ये सारे लोग जो है ग्रुपिंग करके जो है पूरा ईडी को फॉर्म करते हैं। तो मोस्टली रहता है वो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के ही ऑफिसर्स जो है ईडी में वर्क करते हैं। ऑफिसर के टेन्योर की बात करी जाए तो जो मैक्सिमम हम देखते हैं कि जो सेंट्रल एजेंसी के चीफ्स होते हैं, वो इस टाइम पे अभी 2 साल का उनका टेन्योर है। बट इसको 3 एनुअल एक्सटेंशन मिलता रहता है, 3 बार हर साल में जो है 3 बार वो उनका जो है टेन्योर बढ़ाया जा सकता है। 2 साल पूरा होने के बाद वो उनको 3 एनुअल जो है एक्सटेंशन मिलता रहता है। लेकिन नवंबर में हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस टाइम के रामनाथ कोविंद जी ने 2 ऑर्डिनेंसेस पास किए तथा उन्होंने सेंटर को अलाउ किया कि वो ये जो 2 साल का टेन्योर है डायरेक्टर्स का, जो कि सीबीआई के डायरेक्टर हैं या ईडी के डायरेक्टर्स हैं, तो उसको 2 साल से जो है 5 साल तक बढ़ा सकते हैं। मतलब 3 साल भी कर सकते हैं, 4 साल भी कर सकते हैं, 5 साल भी कर सकते हैं। जिससे कि कहीं न कहीं जो भी डायरेक्टर होंगे इन एजेंसीज़ के, सीबीआई के या ईडी के, उनको लॉन्ग टेन्योर मिलेगा और टेन्योर की सिक्योरिटी होने की वजह से वो जो है अकाउंटेबिलिटी अच्छे से निभा पाएँगे। तो हिस्ट्री की बात कर लेते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की। तो जो ओरिजिन इसका हुआ वो मई 1 को हुआ 1956 में एज एन एनफोर्समेंट यूनिट अंडर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947। तो फेरा जो एक्ट था 1947 का, जिसको फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट कहते हैं, उसके तहत ये जो है 1 मई 1956 को जो है एज ए इन्फोर्समेंट यूनिट आया था। इन तब वो ये जो है बॉडी थी वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में आती थी, जो कि फॉरेन जो एक्सचेंज रिलेटेड मैटर्स होते थे, कंट्रोल लॉज होते थे फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड, उसको हैंडल करती थी। फिर 1957 में इन्फोर्समेंट यूनिट का जो नाम है उसको रीनेम करके इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट रखा गया। और फिर जो ये प्रोसेस होती है आगे बढ़ती है तथा 1960 में एडमिनिस्ट्रेटिव जो कंट्रोल है ईडी का ट्रांसफर कर दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर से डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में। पहले ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में आता था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, या और अब जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आने लगा। बाद में फॉरेन एक्सचेंज जो रेगुलेशन एक्ट था 1973 ने उसने रिप्लेस किया फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 को, जो पहले का एक्ट था उसको रिप्लेस किया, उसको हटाया और अब जो है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 आ चुका था। बाद में 1991 में जैसा आपको हम सबको पता है कि एलपीजी रिफॉर्म्स का दौर हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुए, जिसकी वजह से कहीं न कहीं लॉज़ में कुछ ना कुछ हमको फ्रीडम देनी पड़ी। इंटरनेशनल जो है अपने जो है ग्लोबलाइजेशंस को बढ़ाने के लिए, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाने के लिए, जैसे कि हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स आ सकें, इसके लिए एलपीजी रिफॉर्म्स किए गए नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के टाइम पे 1991 में। और इसी कड़ी में जो है 1999 फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा एक्ट जिसे हम बोलते हैं, वो 1999 में आया, जो कि जून 1 से 2000 में से जो है इफ़ेक्ट में है। 1 जून 2000 से जो है इफ़ेक्ट में है। तो फेमा एक्ट, फेमा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन्स पूछे भी जाते हैं, चाहे यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में हो, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली जो है इस तरीके के क्वेश्चन्स आते रहते हैं। और इसी ट्यून में जो है इंटरनेशनल एंटी जो है मनी लॉन्ड्रिंग जो रिजीम था कि मनी लॉन्ड्रिंग से जो है इंटरनेशनल लेवल पे फाइट करना है। तो इसी कड़ी में जो है 2002 में इंडिया ने भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसको हम पीएमएलए एक्ट बोलते हैं, 2002 में इनेक्ट किया और ईडी को मतलब इसके इन्फोर्समेंट के लिए पावर मिली, जो कि 1 जुलाई 2005 से इसको फोर्स में इन्फोर्स में आया। फंक्शंस की बात करी जाए तो फंक्शंस जो है डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स के अंदर ईडी करती है। तो ये जो सबसे पहला एक्ट है जिसके अंदर जो ईडी फंक्शन करती है वो है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़, जो कॉफ़ी पॉसा के नाम से जाना जाता है, सीओएफई पीओएसए एक्ट 1974 के नाम से। ईडी को इसमें एम्पावर किया गया कि स्पॉन्सर केसेस जो होंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन के, जो कि कंट्रवेंशन में होंगे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट से, उससे रिलेटेड जो है केसेस को जो है ईडी जो है देखेगी। फिर बाद में आता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसको हम फेमा एक्ट बोलते हैं 1999 का। इसमें फैसिलिटेट करता है एक्सटर्नल ट्रेड को और एक्सटर्नल पेमेंट्स को, जिसकी वजह से जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को भी जो काफ़ी सहूलियत मिलती है। और प्रमोट करता है मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया, और फॉरेन एक्सचेंज जो है हमारे इंडिया का उसको मेंटेन करता है, डेवलप करता है। ईडी को इसमें जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने की दी गई है, जिसकी जिसकी वजह से जो है ईडी फेमा के अंतर्गत जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के अंदर जो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो है इन्वेस्टिगेशन, अगर कोई फ्रॉड होता है वहाँ इन्वेस्टिगेशन करना है, तो ईडी को इसका पावर है। इसी वजह से ईडी काफ़ी जो है एक प्रीमियर एजेंसी मानी जाती है फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन की बात जब आती है। और अगर कोई कंट्रवेंशन करता है फॉरेन एक्सचेंज लॉज का, तो ईडी इसको इन्फोर्स कराती है तथा इन्वेस्टिगेशन करती है। अगला जो एक्ट है वो पीएमएल एक्ट 2002 का है, जिसको हम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कहते हैं। ये आई थी एफएटीएफ के रिकमेंडेशन पे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है
उसके रिकमेंडेशन पे आई थी और इसी के रिकमेंडेशन पे जो है इंडिया ने इनेक्ट किया पीएमएलए 2002 को। ईडी हैज़ बीन entrusted with responsibility of executing the provisions of PMLA by conducting the investigation, prosecution of offenders, classification of property and confiscation of property। तो पीएमएलए जो एक्ट है ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, इसमें जो है ईडी को पावर दी गई कि अगर कोई भी जो है मनी लॉन्ड्रिंग करता है तो उसके खिलाफ जो है इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, प्रोसिक्यूशन कर सकती है ऑफेंडर्स का, तथा जो है उनके अगर दोष सिद्धि हो जाती है तो उनके जो प्रॉपर्टी है उनको कॉन्फिस्केट करती है। तो पीएमएलए के अंतर्गत जो है ईडी को काफ़ी इंपॉर्टेंट पावर दिए गए हैं, जैसे कि पीएमएलए का जो सेक्शन 16 है उसमें पावर ऑफ सर्वे की बात की गई, तो कभी भी जो है ईडी सर्वे कर सकती है किसी पर्टिकुलर केस में। सेक्शन 17 की बात करी जाए पीएमएलए की, तो सर्च और सीजर की पावर देता है। पीएमएलए का जो सेक्शन 19 है वो पावर ऑफ अरेस्ट देता है ईडी को कि अगर किसी तरीके की कोई कमी पाई जाती है इस तरह के केसेस में तो ईडी लोगों को अरेस्ट कर सकती है आराम से। पीएमएलए का जो सेक्शन 50 है उसमें ईडी कैन आल्सो डायरेक्टली कैरी आउट सर्च एंड सीजर, नॉट नेसेसरी टू समन द पर्सन फर्स्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर है ईडी का, जिसमें बिना समन किए ही जो है ईडी डायरेक्टली सर्च और सीजर जो है कैरी आउट कर सकती है। अगला देखते हैं एक्ट जिसमें ईडी को पावर मिला है, तो वो फिक्टिव इकोनॉमिक ऑफेंडर जो एक्ट है 2018 का, एफईओए एक्ट है, उसके तहत जो है ईडी को पावर मिला है। तो इकोनॉमिक जो ऑफेंडर्स हैं टेकिंग शेल्टर्स इन फॉरेन कंट्रीज, जो बाहर के यहाँ से जाते हैं और वहाँ शेल्टर ले रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस की एफईओए 2018 में, इसी वजह से ईडी को इसमें पावर दिया गया है इसके इन्फोर्समेंट के लिए। लॉ वाज इनेक्टेड टू डिटर इकोनॉमिक ऑफेंडर, जो कि ये कानून बनाया ही गया था जिससे कि जो ऑफेंडर्स हैं जो भाग जाते हैं यहाँ से, इंडियन जो लॉ है उसके प्रोसेस को तोड़ के और इसको इवेट करके उसको जो है नज़रअंदाज करके भाग जाते हैं यहाँ से, तो उनको जो है इसके अंतर्गत कहीं ना कहीं लाया जाए। ईडी को इसमें मैंडेट मिला कि वो प्रॉपर्टीज़ को, उन लोगों के जो भी फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं उनकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है जो कि यहाँ से भाग के इंडिया से जो है दूसरी कंट्रीज में गए हैं, वारंटिंग अरेस्ट एंड प्रोवाइड कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टीज टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ईडी को पावर दिया गया कि वो जो है इस एक्ट के तहत उनको अरेस्ट कर सकते हैं जो भी यहाँ से भाग के बाहर गए हैं और इकोनॉमिक ऑफेंडर हैं, और जो भी उनका प्रॉपर्टी कन्फिस्केट करता है वो जो है कन्फिस्केशन का जो प्रॉपर्टी होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा। जुरिसडिक्शन की बात करी जाए तो ईडी का जुरिसडिक्शन है वो फेमा और पीएमएलए, चूँकि हमको पता है कि दोनों पूरे इंडिया पे अप्लाई होते हैं, तो ईडी एक्शन ले सकती है एनी पर्सन ऑन दीज एक्ट अप्लाई, जहाँ जहाँ पे ये एक्ट्स अप्लाई होते हैं वहाँ वहाँ पे ईडी एक्शन ले सकती है, यानी कि होल ऑफ इंडिया पे कहीं पे भी इस तरीके के केसेस होते हैं तो ईडी का जुरिसडिक्शन होता है कि वो केस ले सकती है। द जुरिसडिक्शन ओवर ए पर्सन, सॉरी वो ईडी और हैज दोनों साथ में हो गया था, ईडी हैज जुरिसडिक्शन ओवर अ पर्सन और एनी अदर लीगल एंटिटी हु कमिट्स अ क्राइम। तो ईडी जो है उसका जुरिसडिक्शन है पर्सन के ऊपर भी है और लीगल एंटिटी है तो उसके अंतर उसके ऊपर भी जो है उसका जुरिसडिक्शन होगा अगर वो कोई क्राइम करती है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है उसको आप ध्यान देंगे कि ईडी सुओ मोटो केस नहीं ले सकती है, सुओ मोटो एक्शन नहीं ले सकती है कि अपने मन से ही वो किसी केस इस तरीके के केसेस को नहीं सॉल्व नहीं कर सकती है जब तक कोई ना कोई लिंक ना हो कि इसका कोई, जब तक उसका जो है क्या बोलते हैं जब तक उसको किसी तरीके से कंप्लेंट ना मिले, तो ईडी के पास सुओ मोटो केस लेने एक्शन लेने का जो है पावर नहीं है। फेमा की बात करी जाए तो फेमा के जो मोस्टली केसेस होते हैं वो सिविल नेचर के होते हैं, तो सिविल कोर्ट्स में ट्राई किए जाते हैं, लेकिन जो पीएमएलए के केसेस होते हैं वो विल लाई लिखा हुआ ना, तो आप इस बात पर ध्यान देंगे तो ये जो होता है कन्फर्मली जो है क्रिमिनल कोर्ट्स में जो है सॉल्व किए जाते हैं। तो फेमा के जो केसेस हैं वो सिविल कोर्ट में भी सॉल्व हो जाते हैं तथा क्रिमिनल कोर्ट में भी सॉल्व होते हैं, इसलिए यहाँ में वर्ड का वर्ड यूज हुआ है। तथा पीएमएलए के जो केसेस होते हैं वे विल लाई करते हैं क्रिमिनल कोर्ट्स में। वो मैक्स जो है केसेस जो हैं पीएमएलए के अंदर जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसके अंदर जो केसेस होंगे क्रिमिनल कोर्ट्स में ही डील किए जाते हैं। क्रिटिसिज्म की बात की जाए अगर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की या फिर डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट की, तो सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन की जो कि एलिगेशंस कई बार ईडी पे लगते रहते हैं कि जो है रैम्पेंट यूज हो रहा है पीएमएलए एक्ट का और ईडी का, जैसा कि हम अभी रिसेंट के केसेस में भी देखते रहते हैं, बार बार ईडी पे दोषारोपण होता रहता है कि, और अपोजिशन पार्टियां कहती रहती हैं कि जो सरकार है, सत्ता में जो पावर है वो ईडी का और पीएमएलए एक्ट का जो है दुरुपयोग करती है। तो कुछ जो क्रिटिसिज्म है उसको हम देखते हैं ईडी के बारे में, तो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है और क्लैरिटी है, जो कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं उसमें बीइंग यूज्ड फॉर ऑर्डिनरी क्राइम्स, जो कि कुछ सिंपल से क्राइम्स होते हैं फिर भी लोगों को जो है इन क्राइम्स पीएमएलए के थ्रू जो है और ईडी लगा के उनको परेशान किया जाता है, और अभी हम देखेंगे इसी वजह से इनका कन्विक्शन रेट भी काफ़ी लो है। पॉलिटिकल मिसयूज किया जाता है एजेंसी का, ये भी एक एलिगेशन है और एक क्रिटिसिज्म है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का।
और जो कन्विक्शन जो इम्पोर्टेंट है वो है वेरी लो कन्विक्शन रेट ऑफ ईडी अंडर पीएमएल एक्ट। तो अगर इसका जो कन्विक्शन रेट है कि जैसा कि हम एग्जांपल में देखते हैं 2014 से लगा के 2021-22 तक 888 केसेस जो है ईडी को रजिस्टर हुए थे, जिसमें केवल 23 केसेस के अंदर कन्विक्शन हुआ। तो कन्विक्शन रेट जो है बहुत ही कम है ईडी का, तो ये भी एक क्रिटिसिज्म का ग्राउंड बनता है। तो चाहिए कि इन सारे बातों पे ध्यान दिया जाए तथा रिफॉर्म किया जाए, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी बने, और जो इसका मिसयूज किया जाता है ईडी का या किया जा रहा है पीएमएलए एक्ट का, उसको ना किया जाए। उस पे एक जो है चेक एंड बैलेंसेस बना के रखा जाए, और पॉलिटिकल जो मिसयूज होता है वो तो बिल्कुल ना हो। अदरवाइज जो है हमारे देश का जो ग्रोथ कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा। अगर इस तरीके की एजेंसी का पॉलिटिकल मिसयूज होगा तो कहीं ना कहीं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। तो इस तरीके से हमने काफ़ी चीज़ें जो है ईडी के बारे में जाना। हमने स्टार्टिंग से जो है ईडी के बारे में काफ़ी बातें जानने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हमने ईडी के बारे में बेसिक डिटेल जाना कि किस तरीके से क्या उसका फॉर्मेशन हुआ, और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और इसका मोटो जो है सत्यमेव जयते है, इसको प्रवर्तन निदेशालय भी कहते हैं। इसके बारे में हमने इसकी कोर वैल्यूज़ को जानने की कोशिश की, जो कि इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, कमिटमेंट, एक्सेलेंस एंड इम्पार्शियलिटी है। उसके बाद हमने ईडी के बेसिक चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करी। इसका फंक्शन क्या है, मैंडेट क्या है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन का किस तरह से हेडक्वार्टर कहाँ है, कौन हेड करता है, इसके रीजनल ऑफिसर्स के बारे में जानने की बात करी, तथा ऑफिसर्स किस कौन कौन से ऑफिसर्स यहाँ पे आ सकते हैं। अगर आप ईडी में जाना चाहते हैं एज ए ऑफिसर तो कैसे आप जा सकते हैं, वो सारी बातों के बारे में हमने जाना। फिर ऑफिसर्स की टेन्योर की बात देखी, और हिस्ट्री जो है ईडी का क्या क्या रहा, किस तरीके से जो है इस तरीके के जो रेवेन्यू रिलेटेड लॉज हैं बढ़ते आए, और ईडी को जो है इन लॉज के तहत जो है पावर मिला, वो सारी बातें हमने डिटेल में देखी। और उसके बाद जुरिडिक्शन ऑफ जो ईडी भी हमने देखा, और सबसे इंपॉर्टेंट कि ईडी जो है सू मोटो केस नहीं ले सकता है, इसके बारे में हमने जानने की कोशिश की। लास्ट में हमने क्रिटिसिज्म देखा जो ईडी का किस तरीके का क्रिटिसिज्म है। तो इस तरीके के हमने काफ़ी सारे मेन जो पॉइंट्स हैं ईडी से रिलेटेड वो हमने देख लिए हैं। तो आप इस वीडियो को जो है बड़े ध्यान से देखें, तथा ये आपके लिए प्री मेंस तथा किसी भी तरीके के एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आपसे अनुरोध है कि जो हम और सारे लेक्चर्स हैं उनको जो है चैनल की प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें। स्पेशली आप अगर तेज़ी से अपना पॉलिटी जो है सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप जो इंडियन पॉलिटी थ्रू एमसीक्यू का सीरीज है उसको भी जो है कंटिन्यूसली वॉच करें। उसको कम से कम हर वीडियो को 3-3 4-4 बार देखें। आपको बहुत ही चीज़ें जो हैं आराम से ग्रैस्प हो जाएंगी। आप लोग सोचते हैं फैक्ट्स याद नहीं होते, लेकिन अगर आप उस तरीके से जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन को बताया वहाँ पे, तथा मैराथन जो लेक्चर लिया, अगर आप ये सारे वीडियोज़ देखते रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें बड़े आराम से याद होती जाएंगी। तो और आपसे अनुरोध है कि वीडियोज़ को देखते रहें, तथा अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जो है हम हमारे सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं उनसे आप जुड़ सकते हैं। चाहे आप इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहें, ट्विटर पे या लिंक्डइन पे। तो इन जो हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स के जो है लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो आप वहाँ जा कर के मुझसे जुड़ सकते हैं। तथा अगर आप किसी भी क्वेरी के लिए जो है, जो हमारा जीमेल है politipado@gmail.com, वहाँ पे हमको मैसेज कर सकते हैं आपके एकेडमिक से रिलेटेड क्वेश्चंस, या फिर अगर आप पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो आपसे अनुरोध है, लाइक करें वीडियोज़ को तथा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माय चैनल पॉलिटी पढ़ो। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।